हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ठंडी जैसे कि बहुत पड़ रही है, आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ भी बैठ चुकी है कोल्ड की वजह से। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ रह गई थी, अनसर्टेनिटी रह गया था और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रह गई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। होप कि आप ये ठंड आपकी पढ़ाई को रोक नहीं सकती है। आप भले ही अपनी रजाइयों में बैठे रहें, लेकिन उसमें उसकी रजाई की गर्माहट से दूर हटकर उसमें रहिए ज़रूर, दूर रहने के लिए सर्दी से, लेकिन पढ़ते रहिए। बेटा देखते हैं यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो वर्ड है जिसका है मतलब अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का वर्ड ही आप समझ लीजिए। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि आप सर्टेन नहीं हैं। सर्टेन नहीं है, किस चीज़ के लिए सर्टेन नहीं है? सवाल उठा, किस चीज़ के लिए सर्टेन नहीं है? भाई मान लीजिए, अगर सपोज़ करिए आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका ये न्यूक्लियस है और ये एक रेडियस उसकी है और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। आपने क्या किया, जब आप बोर की कैलकुलेशंस की तो बोर की कैलकुलेशन ने एग्जैक्टली आर निकाल दिया। एग्जैक्टली आर निकाल दिया। बोर की कैलकुलेशन ने एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल दी। जब एग्जैक्ट आर निकल गया, एग्जैक्ट वेलोसिटी निकल गई, तो एग्जैक्ट मोमेंटम निकल गया। एग्जैक्ट मोमेंटम निकल गया तो एग्जैक्ट एनर्जी निकल गई। लेकिन हाइजनबर्ग ने कहा कि दुनिया में कुछ भी एग्जैक्ट तो है ही नहीं, दुनिया में सब कुछ अनसर्टेन है। जब लाइफ अनसर्टेन है, हर चीज़ अनसर्टेन है, इसमें तो सर्टेनिटी है ही नहीं कहीं पर। तो अनसर्टेनिटी की बात जब हुई तो ये बात होने लगी कि भाई अनसर्टेनिटी है। इन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी है दुनिया की हर चीज़ में, चाहे छोटे लेवल पे चले जाइए, बड़े लेवल पे चले जाइए, किसी लेवल पे जाइए, अनसर्टेनिटी है हर तरफ। तो जब अनसर्टेनिटी है तो ये सर्टेनिटी कैसी? इन्होंने फिर बताने की कोशिश करी कि अनसर्टेनिटी कैसे है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इस इलेक्ट्रॉन को, इसकी पोजीशन मान लीजिए अभी यहाँ पर है, ये वाली पोजीशन है इसकी यहाँ पर, और यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगाकर उसे देख रहे हैं, जो कि ह्यूमन आई मैक्सिमम रेजोल्यूशन के साथ है। तो ये जो रे आएगी और रे आकर और रे फिर जब वापस जाएगी आईज पर, तभी तो ये आपको दिखाई देगा। तो जितनी देर में ये वहाँ तक वापस गई, तब तक तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ चुका होगा। तो ये तो इसकी शिफ्टिंग हो गई, तो ये तो इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो गई। भाई आप इस पोजीशन को मेजर कर रहे थे, एक्चुअली इसकी पोजीशन आगे बढ़ चुकी थी, तो ये तो एक तरह की अनसर्टेनिटी पोजीशन में आ गई। बिल्कुल वैसे ही इस समय जो आपने वेलोसिटी मेजर की होगी, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे कुछ और होंगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो एनर्जी आपने मेजर की होगी, तो टाइम के साथ एनर्जी भी वेरी कर रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइजेनबर्ग ने कहा कि पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन और मोमेंटम दोनों में ही अनसर्टेनिटी रहती है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर डेल्टा एक्स पोजीशन की अनसर्टेनिटी और डेल्टा पी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, इन दोनों का एक फार्मूला उन्होंने डेवलप किया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज h/4π। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की अगर मैं बात करता तो ये आपका m इंटू डेल्टा बी है, h/4π। तो यहाँ पर वेलोसिटी को लेकर अगर आप चलेंगे तो ये हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया डेल्टा वी, और ये हो जाएगा h/4πm। ठीक है ना बेटा, ये हो गया आपका। अब ये तो देखिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गई, या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो गई। हो सकता है कई बार क्वेश्चन आ जाए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पे, तो ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गई, ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गई। बिल्कुल वैसे ही टाइम के साथ, जैसे कि पोजीशन के साथ अनसर्टेनिटी आप मोमेंटम की देख रहे हैं या वेलोसिटी की देख रहे हैं, वैसे ही टाइम के साथ अनसर्टेनिटी होती है एनर्जी की। एनर्जी की और इसकी अनसर्टेनिटी बेटा ये इस तरीके से होती है। तो ये टाइम एनर्जी की अनसर्टेनिटी है और ये टाइम की अनसर्टेनिटी है। तो इस तरह से तमाम तरह की अनसर्टेनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जबकि बोर इन अनसर्टेनिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसी अनसर्टेनिटीज़ क्यों मिलती हैं या कैसे इनको बोर के मॉडल से समझाया जाएगा। ही कुडंट एक्सप्लेन इट।
श्रोडिंगर इसको ये लेकर आए और श्रोडिंगर ने बोर के मॉडल को ध्यान में रखते हुए, डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए और इलेक्ट्रॉन के वेव और पार्टिकल ड्यूअलिटी के नेचर को ध्यान में रखते हुए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर करके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया। इससे पहले कि हम श्रोडिंगर का डिस्कशन और करें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर का हम डिस्कशन करें, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं अनसर्टेनिटी पर, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं अनसर्टेनिटी पर, ये देख लेते हैं। देखिए ज़रा, ऐसे पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, यस चौथा क्वेश्चन था आपका, ये इसको देखते हैं हम चौथे क्वेश्चन को। इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%। देखो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पे जो दी गई है वो दी गई है आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो दी गई है दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्यूरेसी of 0.005%, certainty with which the position of the velocity of the can be located as। तो देखो बेटा डेल्टा वी निकालना है आपको, तो डेल्टा वी इज बेसिकली आप क्या करो, इसका 0.005% ले लो, तो 0.005% ऐसे निकाला जाता है, तो ये डेल्टा वी बन जाएगा आपका 600 इंटू 0.005 अपॉन 100, तो ये आपके 6 हो गया, 6 5 30 हो गया, 0.030 ये वैल्यू आ गई डेल्टा वी की। अब आप जानते हो सर्टेनिटी विद द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी, यानी कि डेल्टा एक्स वो पता कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स पता कर रहे हैं, तो आपने अभी भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी की जगह लिख दिया ये, और आप सॉल्व करने के लिए इक्वलिटी के लिए यूज़ कर लेते हैं, इनइक्वलिटी का यूज़ नहीं करते, इक्वलिटी का यूज़ कर लेते हैं। अब आप बाकी सब जानते ही हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4πm डेल्टा वी, ये अभी आप कैलकुलेट कर चुके हो, m आपको पता है, पाई पता है, h पता है, रख दीजिए, पुट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। वेवलेंथ डी ब्रॉगली पे था ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, ये भी आपके एक हाइजेनबर्ग पे है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली विद द सेम एक्यूरेसी। पहला स्टेटमेंट सही है, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए जब अनसर्टेनिटी है तो फिर क्लियरली डिफाइंड कहाँ हुआ, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड, डिफाइंड कहाँ हुआ क्लियरली, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी वाला हम कर चुके थे, पोजीशन ऑफ द नोन, फर्दर मोर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम अनसर्टेनिटी, द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द हीलियम। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, the position of both electron and helium atom is known to be within 1 millimeter। ठीक, हीलियम की और इसकी दोनों की ही, ठीक है, पोजीशन यहाँ पर 1 मिलीमीटर के अंदर दी है। फर्दर मोर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन टू बी विद इन दिस एंड द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द हीलियम एटम विल बी। आप जानते हो, जैसा कि सब जानते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h/4π ये होता है। अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी
h/4 पहले यहाँ पे पोजीशन दी गई है तो ये दोनों के लिए ये तो कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा x1 डेल्टा p1 इज इक्वल टू डेल्टा x2 और डेल्टा p2। अब जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर मोमेंटम के बारे में बात की गई है, वेलोसिटी के बारे में तो बात की नहीं गई है, तो मिनिमम अनसर्टेनिटी अगर आप फिर से पूछोगे क्या होगी तो अगेन चीज़ें वैसी ही निकल के आएंगी आपकी। देखिए यहाँ पे डेल्टा x1 डेल्टा x2, अब ये दोनों ही 1 मिलीमीटर है, यानी कि अगर ये दोनों हैं तो ये दोनों बराबर हो गए, तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब डेल्टा p1 इज इक्वल टू डेल्टा p2। तो जो अनसर्टेनिटी यहाँ पर होगी वही अनसर्टेनिटी मोमेंटम में हीलियम के भी होगी। वेवलेंथ, ट्रांसलेटिव काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इस तरह से आपका ये जो मैटर था, ये आपने देखा कि हाइजेनबर्ग पे किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट्स सी, हाइजेनबर्ग के अलावा अब हम चलते हैं अब हमने हाइजेनबर्ग को समझा और हाइजेनबर्ग के बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं वो भी समझे, और भी बहुत सारे आगे हम डीपीपीज में क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हम थोड़ा सा अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली श्रोडिंगर ने क्या किया, ये तो बहुत तमाम तरह के हैं श्रोडिंगर को दिखाने के, क्या ऐसे दिखा लो, ऐसे दिखा लो, ऐसे दिखा लो। श्रोडिंगर को दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर श्रोडिंगर के बेसिक इक्वेशन की बात करें कि आखिर श्रोडिंगर की बेसिक इक्वेशन क्या थी, किस पे उन्होंने इतना वर्क किया, तो श्रोडिंगर की जो बेसिक इक्वेशन थी वो ये थी कि अगर वो मान लें कि श्रोडिंगर ने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर कर लेते हैं और उस वेव का एक वेव फंक्शन ले लेते हैं, वेव का एक वेव फंक्शन ले लेते हैं, वेव फंक्शन, उस वेव फंक्शन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया साई से, साई से रिप्रेजेंट किया। ये क्या था, ये बेसिकली उस वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था। दिस वॉज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक वेव ले रहे थे उस इलेक्ट्रॉनिक वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसको साई फंक्शन कहा गया। और ऑब्वियसली वी नो द वेरी वेल एनी वेव इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ऑल्सो प्ले अ वेरी मेजर रोल, है ना बेटा। अब यहाँ पे ये जो साई था इसके टर्म में पूरी की पूरी इक्वेशंस को, ये वाली एक्सप्रेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक जनरल एक्सप्रेशन की बात समझते हैं। इस पूरे के पूरे टर्म को समझाने की उन्होंने कोशिश करी। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के बेस पे इसको समझाने के लिए उन्होंने समझाने की कोशिश की, और ये जो वैल्यूज़ हैं, जो ये इन फंक्शंस को नाम भी दिया गया, इन फंक्शंस को नाम दिया गया आइगन फंक्शंस का, आइगन फंक्शंस का नाम दिया गया, और इस साई की वैल्यूज़ को आइगन वैल्यूज़ कहा गया। आइगन वैल्यूज़ एक आइगन के नाम पर उनको सम्मान देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। फिर 3D में ये कंसीडर किया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो वेव है, दैट इज मूविंग नॉट इन अ प्लेन बट मूविंग इन ए स्पेस, वो स्पेस में मूव कर रही है, मूविंग इन स्पेस, मूविंग इन स्पेस, स्पेस में मूव कर रही है। अब स्पेस में कैसे मूव कर रही है? स्पेस में मूव करने का मतलब है 3D, 3D का मतलब है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, इसको ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे चाहो दिखाओ। उस वेव की टोटल एनर्जी क्या है, ये जो साई की वैल्यूज है ना, ये सब के सब बताती हैं। अब इससे रिलेटेड एक वेव जो डिफरेंशियल, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो उन्होंने बनाने की कोशिश करी। डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर,
प्लस 8π² अपॉन h² e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये पूरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी बेटा। इसमें कौन क्या क्या है, साई आप समझ गए, साई क्या है, वेव फंक्शन है। एक्स क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। पाई क्या है आप जानते ही हो, एम क्या है आप जानते ही हो, एच आप जानते हो प्लैंक कांस्टेंट है, ई टोटल एनर्जी है, और वी क्या है, वी पोटेंशियल एनर्जी है। इतना अच्छे से देख लें। अगर मैं इस पूरे टर्म में से, इस वाले टर्म में से मान लीजिए साई कॉमन ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा, तो एक डेल ऑपरेटर पूरा बाहर आ जाएगा। ये डबल डेरिवेटिव है बेटा, ये आगे चल के आप पढ़ोगे। खैर सबको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, जो मेंस के बच्चे हैं, नीट के हैं नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो आईआईटी के हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी और इन सब के बारे में भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा और बता दें। इनको थोड़ा सा इन्होंने वो किया है, मैं इसको थोड़ा यहीं पर इस तरफ बता देता हूँ, जगह है काफ़ी। अगर मैंने ऑपरेटर्स को बेटा, जैसे ये आपका डेल था, डेल x² था, इसको क्या है ना, एक लाप्लासियन ऑपरेटर की तरफ से ले लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। तो इसकी जगह पे मैं अब उसको साई को हमने कॉमन बाहर ले लिया, तो साई ऐसे लिख सकते हैं 8π² m अपॉन h² e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये आपका दिस टर्म इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। इसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं बेटा। थोड़ा सा और समझते हैं, कई बार इसको घुमा के भी लोग लिख देते हैं। कई तरीके होते हैं लिखने के, एक तरीका वो था, एक तरीका ये था। हो सकता है श्रोडिंगर इक्वेशन आपको किस फॉर्म में मिल जाए। इसको अगर हम थोड़ा माइनस 8π² m अपॉन h² e माइनस वी साई ऐसे करते हैं, मान लीजिए, तो हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि साई स्क्वायर ये हो गया आपका, और ये इंटू h² अपॉन माइनस बाहर आ गया h² अपॉन 8π² ऑन, है ना। और इसके साथ साथ ये आ गया माइनस का इधर, नहीं थोड़ा सा इसको और ध्यान से देखो, ये हो गया बराबर, ये इधर आ गया। अब ये आपका आ गया e माइनस वी साई। ओके, एक काम करते हैं, इस वाले को माइनस डेल ऑपरेटर ये और h² अपॉन 8π² m प्लस v को इधर ले आते हैं और इस साई को इधर कॉमन ले लेते हैं, और ये आपका e साई ऐसे कॉमन आ जाता है। ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये ऑपरेटर था डेल ऑपरेटर, साई आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस इधर आ गया। फिर इसको हमने अलग कर लिया, वी साई भी इधर ही आ जाएगा ना, प्लस वी साई करके साई कॉमन ले लिया, साई कॉमन ले लिया। तो ये वाला जो अब एक नए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले ऑपरेटर को, देखो ये डेल ऑपरेटर है, डेल लैप्लासियन ऑपरेटर है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है वी। इसको हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड हैमिल्टनियन ऑपरेटर। कई बार श्रोडिंगर इक्वेशन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है,
हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो मैं कई सारे आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ श्रोडिंगर के। हो सकता है श्रोडिंगर आपको इस फॉर्म में देखने को मिल जाए, ये भी श्रोडिंगर है, ये लाप्लासियन ऑपरेटर के टर्म में है, ये भी श्रोडिंगर है, और वो भी श्रोडिंगर था जो इससे पहले आपने देखा था। तो श्रोडिंगर के कई फॉर्मेट कभी कभी दिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो हमने ऐसे समझा कि भाई साई क्या दिखाता है। अब साई के सॉल्यूशन क्या क्या मिलेंगे और कैसे कैसे क्या क्या होगा, लेट्स सी। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यहाँ पे बात आ रही है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, कि व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मैं इसी पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये जो कर्व दिखाए जा रहे हैं इन सब का क्या मतलब है, इन सबको भी दिखा रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर जो साई था वो क्या था, साई एम्पलीट्यूड था, और अगर उस साई का स्क्वायर कर दो ना तो यही एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम आर, कई बार इसको आर स्क्वायर, ऐसे आर का वेव फंक्शन यूज़ करते हैं ना, तो आर को अगर हम एज ए वेव फंक्शन यूज़ करें, कई बार इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है, तो इसको आर स्क्वायर कहते हैं। ये आर स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी कहलाता है। अब सवाल उठता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी ये हो गई, और जहाँ पर यही क्या है, यही तो ऑर्बिटल है, यही तो ऑर्बिटल है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो उसी रीजन को तो ऑर्बिटल कहेंगे। सवाल उठा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का पूरा एक फॉर्मेट ले लेते हैं और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे कैसे कर्व बन सकते हैं, और उसमें नोड, एंटी नोड, और आपके कौन से कर्व किस तरीके से मिलेंगे। लेट्स सी, आप एक एक करके कर्व को समझते हैं, एक एक करके कर्व को समझते हैं। पहले तो इन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा कर्व दे दिया, हम तो बहुत बेसिक सी बात आपको बताएंगे। मान लीजिए ये आपका साई है। अब ये हमने सबसे पहले क्या किया कि साई या आर एक ही जैसी चीज़ बात है, साई कह दो या आर कह दो। साई क्या है, आर दैट इज इक्विवेलेंट टू आर, ऐसे ये वेव फंक्शन है ना बेटा। अब इसको अगर हम 1s के तरीके से दिखाएं तो 1s ऐसे दिखाया जाएगा। फिर अगर हम 2s की बात करें तो r के हिसाब से 2s ऐसे दिखाया जाएगा। फिर हम 3s 2p की बात करें तो r के हिसाब से 2p ऐसे दिखाया जाएगा। वन एस की बात करें तो ऐसे दिखाया जाएगा, 2s की बात करें तो ऐसे दिखाया जाएगा, 2p की बात करें तो ऐसे दिखाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर की, कि आर स्क्वायर कैसे दिखाया जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, न्यूक्लियस और बाउंड्री डेंसिटी मैप्स, इन सब का डिस्कशन करेंगे अभी। 90% प्रोबेबिलिटी, हाँ ये सब चीज़ें हमारे सामने होंगी। फिर हम बात करते हैं आर की। अब आर स्क्वायर की बात करते हैं, आर स्क्वायर की बात कर लीजिए, पूरी डिटेल करते हैं एक चीज़ की। आर स्क्वायर में ये तो आपका ऐसे ही रहेगा ना, 1s पे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब 2s की बात करें तो 2s में क्या होगा कि अगर आप आर स्क्वायर और आर से 2s की बात करेंगे तो देखिए ये आपका यहाँ से नेगेटिव हो रहा था, तो जो नेगेटिव का पार्ट था वो पॉजिटिव हो गया, आपका जो नेगेटिव पार्ट था वो पॉजिटिव हो गया। और वो एरिया जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी 0 है वो एरिया आपका नोड कहलाया। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी, देखिए ये प्रोबेबिलिटी है ना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी।
राइट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक तरह से हम कह सकते हैं, आगे देखेंगे। तो अब इसी को देखें हम आर स्क्वायर 2p में, तो आर स्क्वायर और 2p आपका ऐसे ही होगा जैसे था, क्योंकि 2p में तो कुछ नेगेटिव नहीं था, जो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन आप देखिए ना इससे पहले की चीज़ों में, इससे पहले आप देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए ये नेगेटिव था, तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए ये आपको पॉजिटिव बन गया, ये वाला पोर्शन, ये 2s है। अब किसकी बात कर रहे थे, ये कौन सी डिस्टेंस थी ये न्यूक्लियस से, वो कौन सी डिस्टेंस थी, कौन सी डिस्टेंस को इन्होंने ये कहा कि ऐसा है। तो मैं आपको बताऊं एक बहुत छोटी सी बात, कि अगर आप ये मान लें भाई ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गई आपकी, अब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको निकालना है, तो आप एक काम करिए, यहाँ से ये है और ऐसे यूं करके यूं कर लीजिए, और ये आर है, और इसे इस वाले पोर्शन सेक्शन को आप डी आर मान लीजिए, इसे आपने काट लिया। तो जो वॉल्यूम आएगा डी वी वो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यही तो वॉल्यूम आएगा। और डेंसिटी क्या आ रही है, कैपिटल आर। डेंसिटी क्या है जो हमने निकाला, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, आर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी पूरी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया, प्रो पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर। इससे जब आप कर्व ड्रॉ करोगे ना, तो यही आर, ये जो आपको मिलेगा, ये जो रेडियस मिलेगी, ये इसके रेस्पेक्ट में जब आप कर्व ड्रॉ करोगे ना, तो ये पहला वाला पॉइंट पता क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और ये जो पीक मिल रही है ना, ये पीक ये कितनी डिस्टेंस में मिल रही है जानते हो, ये पीक मिल रही है 0.529 एंगस्ट्रॉम पे। तो इसने क्या बता दिया, इसने ये बता दिया कि रेडियस, पहली फर्स्ट शेल की रेडियस कहाँ तक होगी, यानी कहाँ तक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक होगा, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और वो कहाँ तक पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की, कहाँ तक वो डेंसिटी मिल रही है, इसने ये बता दिया। ये 1s का कर्व आपका ऐसा मिलेगा। आप देखो जैसे एक कर्व देख रहे थे आप, उस वक्त आपको एक कर्व दिखाई दे रहा था 1s का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक कर्व दिखाई देगा, देखो ये कर्व है आपका 1s का। किस किस में लिया था इन्होंने, देखो 4 पाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें है ये बेटा। ये 1s का कर्व है, ये इसकी देखो, इसकी डेंसिटी यहाँ तक ऐसे उम्मीद की जा रही है कि भाई ऐसे मिलेगी ये, तो ये 1s है। फिर 2s का क्या था, 2s में ऐसे गया फिर यूँ गया फिर यूँ आया। 2s में क्या हो रहा था कि ऐसे गया फिर यूँ आया, यानी 2s का कर्व हम जो यहाँ पे बनाएंगे वो क्या बनेगा, जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। 2s में आपका यूँ गया, 2s में आपका यूँ गया, यूँ जाने के बाद यूँ आया और फिर यूँ गया फिर यूँ आया। अब आप देखिए ज़रा, तो ये जो आई ना, ये नोड है, बेसिकली नोड है ये। तो 2s में आप देखिए, पहली 2s में क्या होगा भाई, नंबर 2 की शैल है, तो नंबर 2 की शैल में पॉसिबिलिटी 2 होंगी, तो यहाँ की रेडियस और यहाँ की रेडियस के बारे में बताएगा। ऐसी 3s के बारे में बात करेंगे, 3s 3 पीक देगा। अब n-l जो होता है वो नंबर ऑफ पीक्स होता है, नंबर ऑफ पीक्स कितनी मिलेंगी उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे आप यहाँ पे बात करें, अगर 3s के लिए ले लीजिए आप, जब आप इसे 3s लेंगे ना तो 3 पीक्स आएंगी। पता है क्या होगा, एक पीक, दूसरी पीक, तीसरी पीक, ये 3s हो गया बेटा। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे भी वही टर्म है, 4 पाई आर स्क्वायर आर। देखिए एक पीक, दूसरी पीक, तीसरी पीक, देखिए एक नोड, 2 नोड्स आ गए, यानी नंबर ऑफ पीक्स कितनी मिलेंगी, नोड्स कितने मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। चलिए समझाता हूँ आपको अच्छे से। यहीं पर अगर मैं इसमें
इसी एक और कर्व को मैं कहाँ ले लेता, एक कर्व मान लीजिए मैं स्पेस थोड़ा सा और ले लेता और सपोज़ करिए कोई एक रब कर देता हूँ, इरेजर ले लेता हूँ और मान लीजिए आपने ये समझ लिया है ना, तो आप इसको रब कर दीजिए। R और 2R वाला समझ लिया है, आप इसको रब कर दीजिए। चलिए अब इसको देखते हैं। वैसे मान लीजिए ये होता आपका और ये होता और ये 2p होता, तो 2p में क्या होता पता है, 1 पीक। 2p में ये होता बेटा, 2p में क्या होता है n-l, तो सिर्फ 1 पीक मिलता बेटा, और ये पूरी की पूरी आपकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से मिल जाती, क्योंकि 2p में ये 1 पीक मिलता। अब सवाल उठा कि सर ये 2p में 1 पीक क्यों है। 3p अगर होता ना, 3p, तो 3p में आपका 2 पीक्स मिल जाते ज़रूर, ऐसे 3p आपका ऐसे आ जाता, ये 3p आ जाता, ये 2p आया, ये 3p आया। तो याद रखिएगा कोई भी कर्व आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये सब के सब क्या है, ये आपका 4πr² dr/r², ये है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं इसे। यहाँ पर मैंने सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया कि 1s में केवल 1 पीक मिलेगी, और 1 पीक कैसे मिलेगी वो भी मैंने आपको बताई, और उसकी रेडियस क्या होगी वो भी मैंने आपको बताई। अब उसके बाद 2s में आपने देखा कि एक के बाद देखिए 1s में देखिए, अब यहाँ पर अगर आप 3D डायमेंशन में स्ट्रक्चर में भी जाएंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि 1s में यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है, लेकिन 2s में देखिए नोड है। यहाँ देखिए जब आपने 2s का ये बनाया ना तो आपको ये नोड मिली, फिर आपने 3s बनाया, 3s में देखिए आपको 2 नोड मिली, एक ये नोड थी, एक ये नोड था, और एक अंदर और एक और नोड थी। इसको मैं थोड़ा सा वाइट कलर से ले लूँ अगर चाहूँ तो, ऐसे एक ये थोड़ा सा वाइट ये वाली नोड थी और एक ये वाली नोड थी, तो 2 नोड मिल गई बेटा। यहाँ पे जबकि एक ही नोड थी, यहाँ पे कोई नोड नहीं थी। अब ज़रा कर्व को देख लीजिए, कर्व में भी देख लीजिए, ये 3s का कर्व है। 3s के कर्व में आपकी ये 3 नोड्स हैं। सवाल उठा कि नंबर ऑफ पीक्स कैसे निकालते हैं, या नंबर ऑफ टोटल कर्व्स कैसे निकालते हैं। टाइम हुआ है अभी आपका, हाँ। अब आप सवाल उठा ये कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। ज़रा देखिएगा इस बात को, ये सब फिल हो गया है, इसी में थोड़ा सा मैं और इसको करके दिखाता आपको। हाँ, रेडियल नोट्स और सब के बारे में बताता हूँ यहीं पे। चलिए इरेज़र ले लेता हूँ और ये आपको बताता हूँ मैं। अब मैंने पीक्स वीक्स सब आपको बना के दिखा दी। अभी पीक्स में कैलकुलेशन, नंबर ऑफ पीक्स की कैलकुलेशन क्या है, एंगुलर नोट्स और रेडियल नोट्स की कैलकुलेशन क्या है, टोटल नोट्स की कैलकुलेशन क्या है, ये सब मैं आपको अभी डिस्कस कर देता हूँ। आपने देखा कि अगर कोई अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये आप समझ गए ना नोड क्या होता है, ये सब जानते हो ना अच्छे से, आप अच्छे से समझ गए हुए। देखिए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, जहाँ पर 90% इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 1s का दिखाया आपने 50 पिकोमीटर के करीब। ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी 50 पिकोमीटर का मतलब क्या हुआ, 50 पिकोमीटर का मतलब क्या हुआ, 50 पिकोमीटर का मतलब 0.5 एंगस्ट्रॉम के करीब तो हुआ। यही तो R0 होता है, यही तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं बात समझता हूँ कि भाई नोड्स के बारे में। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ पीक्स की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। वैसे मान लीजिए कोई पूछ ले कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में नंबर ऑफ पीक्स ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमा ही मैक्सिमा की पीक निकालेंगे, वो कितनी होंगी, तो आप कह देना n-l वो होंगी। जैसे आपने कर्व में देखा था n-l, l की वैल्यू आप जानते ही हो। s के लिए l 0 होता है ना, p के लिए l 1 होता है, d के लिए l 2 होता है, f के लिए l 3 होता है। आप कह देना s इक्वल टू s के लिए क्या होता है, p के लिए क्या होता है, 3 के लिए क्या होता है। अब कोई आपसे पूछ ले कि आपने भी देखा था थोड़ी देर पहले 1s में कितना होगा, तो 1 - 0 1 पीक होगा। आपने देखा था कर्व में 1 पीक था।
2s में आपका 2 - 0, 2 पीक्स, 3s में 3 पीक्स, 2p में 2 - 1 1 पीक, 3p में 3 - 1 2 पीक। इस तरीके से मैं आपको बता रहा था किस में कितने पीक्स होंगे। तो नंबर ऑफ पीक्स के बारे में हमने समझ लिया। इससे पहले हमने जो कर्व बनाया था उसका डिस्कशन पूरा हो गया। ओके, अब यहां देखा आपने कि ये जो नोड्स दिखाई दे रहे थे आपको, ये नोड्स भी नोडल प्लेन है। बेसिकली नोडल पॉइंट क्या है, अब पहले एक एक चीज़ समझते हैं हम कि नोड्स क्या होते हैं, नोडल पॉइंट क्या होता है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, सबसे बेहतरीन नोडल पॉइंट पता है क्या है? न्यूक्लियस। नोडल प्लेस बेटा वो प्लेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोडल प्लेन। ऐसा प्लेन जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो नोडल प्लेन कहलाता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो नोडल पॉइंट कहलाता है। तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन कभी मिल ही नहीं सकता है ना, तो न्यूक्लियस को तो नोडल पॉइंट बेस्ट कहेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि नोडल पॉइंट क्या है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि न्यूक्लियस ही नोडल पॉइंट है। वो प्लेन जो कि इस पॉइंट से गुजरता है, वो लाइन जो इस पॉइंट से गुजरती है, वो लाइन जो इस पॉइंट से गुजरती है, अब ये न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस है, इससे गुजरने वाला ये प्लेन है मान लीजिए, तो ये नोडल प्लेन है। वो पॉइंट ये प्लेन है, मान लीजिए एक लाइन गुजर रही है, वो प्लेन का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ये है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, वो नोडल प्लेन हो गया बेटा। नोड वही पॉइंट को नोड कहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। अब ये नोडल पॉइंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, या नोडल पॉइंट को ही हम सिंपली नोड्स भी कहते हैं। एक होता है बेटा रेडियल नोड, जिसे स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। रेडियल नोड इज ऑल्सो कॉल्ड स्फेरिकल नोड, इसको स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका एंगुलर नोड, ये आपका एंगुलर नोड होता है। जो रेडियल नोड होते हैं दे आर बेसिकली, इनकी वैल्यू जो होती है n-l-1, ये इनकी वैल्यू होती है। और जो एंगुलर नोड होते हैं उनकी वैल्यू l होती है। यानी कहीं पर अगर एंगुलर नोड निकालने हैं तो सिर्फ l की वैल्यू देख लो, और कहीं पर अगर रेडियल नोड निकालने हैं तो n-l-1 देख लो। ठीक है बेटा। अब अगर ये हो गया तो टोटल नोट्स अगर कोई पूछ ले आपसे, टोटल नोट्स देखिए हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो n-l-1 प्लस l इज इक्वल टू टोटल नोट्स। ये टोटल नोट्स की वैल्यू आ गई। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ये टोटल नोट्स आ गए। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि 3D में कितने एंगुलर नोड्स हैं, तो आपका जवाब होगा एंगुलर नोड्स तो L के इक्वल होते हैं और D के लिए L 2 होता है, तो 2 हो गए। कोई कह दे आपसे कि कितने रेडियल नोड्स हैं, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आपके पास, तो ये होता है n-l-1 यानी कि 3 - 2 - 1। तो यहाँ पे कोई रेडियल नोड है ही नहीं, 0। 3D से 2D तो होता ही नहीं है ना। कोई कह देता 3P में कितने क्या है, तो 3P में अगर आपसे कोई पूछ लेता एंगुलर नोड कितने हैं, तो L जो होता है ना वही एंगुलर नोड्स होते हैं, तो L क्या है यहाँ पे 1 है। रेडियल नोड क्या है,
तो आप कह देते भाई रेडियल नोड्स की वैल्यू तो वही होती है जो फॉर्मूले में अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। एन की वैल्यू ये होती है पहले वाली, एल पी, पी के लिए एल वन। कोई कहते टोटल निकालो भाई, तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। n माइनस वन, 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं आपके। सपोज करिए कोई आपसे कह दे कि कितने पीक्स आएंगे, कोई आपसे कह देता कि 3D के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कितने पीक्स आएंगे। अब इससे पता क्या होता है, इससे कर्व बनाना बड़ा आसान होता है। कोई कह देता मान लीजिए 3D का कर्व बनाइए आप। अब आपको 3D का कर्व तो पढ़ा ही नहीं था आपने, तो कैसे बनाते? तो आप यहाँ लिखते इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इधर, और इधर r के साथ ऐसे बदल देते। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इधर लिखते, r के साथ ऐसे चेंज कर लेते। अब क्या, बहुत ही सिंपल है, बहुत टफ चीज़ को बहुत आसानी से देखिए। अब ये 3D है आपका, तो 3D में भाई अगर आप करना चाहते हो कितने पीक्स आएंगे, अभी पीक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था n माइनस एल। पीक्स का डिस्कशन किया था कि पीक्स होते हैं n माइनस एल। तो n माइनस एल अगर पीक्स होते हैं तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक ही पीक होगा बेटा। तो जब एक ही पीक होगा तो एक पीक का मतलब तो सिंपल आप यही बना दोगे, खत्म हुई कहानी। ये 3D हो गया, ये पीक हो गया, ये r की डिस्टेंस हो गई कि कहाँ पर कहाँ तक इसकी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, उसकी रेंज बताता है। वो रेंज ही रेडियस डिसाइड करता है ना। बहुत इजी हो गया इसका मतलब हमारे लिए सब। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी तो कहाँ तक इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी का कर्व भी तो ये हम देख रहे थे। ये किसका कर्व था? ये 1s का कर्व था। तो ये इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की, ये आपका y एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी था, और इस एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस थी न्यूक्लियस से, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इन पिकोमीटर। तो मैंने कहा जैसे 1s है n माइनस एल, तो केवल 1 पीक होगा। अगर 1 पीक होगा तो ये आएगा, देखो बेटा ये 1 पीक आएगा। अगर ये 1 पीक आएगा ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ तक आ रही है बेटा। एक ही पीक आएगी, क्योंकि एक पीक के बारे में तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अगर ये 1s है तो ये एक ही पीक आएगा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस तकरीबन 52 पिकोमीटर होगी। 52 पिकोमीटर ही तो रेडियस होती है फर्स्ट ऑर्बिट की। ये सब हम, ये किसके लिए है? दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का ही सारा डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, बाकी सबका भी हो सकता है। चलिए, अब सवाल उठा कि किससे क्या मिलता है, और उसमें हमने समझा कि नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं। यहाँ हम समझ रहे थे एन क्या होता है, एल क्या होता है। अब एन और एल को जब हम समझ चुके हैं, हम देख रहे थे 1s 2s है ना, और एल की वैल्यूज हमने देखा था। सोमरफील्ड ने फाइन लाइंस का जो जिक्र किया था वो क्या थी? बेसिकली वो सब शेल थे। तो एन क्या है? एन क्या है? एन तो प्रिंसिपल शेल है। एल क्या है? एल सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन सब शेल में एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। ठीक, अब मैं एक एक करके लेके चलता हूं, और वहां पे नोडल प्लेन भी आपको समझाता हूं कैसे, कहां पर कौन से नोडल प्लेन होते हैं। एस क्या होता है बेटा? एस का मतलब होता है शार्प से। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रिंसिपल से। और डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब डिफ्यूज से होता है। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब फंडामेंटल से होता है ना।
अब एस जो शार्प है स्फेरिकल होता है। एस के बारे में हमने बात की, एस क्या है, एस स्फेरिकल होता है। चलिए पहले हम एस के बारे में बात करते हैं और एस के नोडल प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। एस क्या होता है? एस स्फेरिकल होता है। एक एक के शेप की डिस्कशन करते हैं। एस स्फेरिकल शेप का होता है, सबसे छोटा होता है, नियरेस्ट टू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। और इसमें जो नोडल, इसमें अगर आप बात करें नोडल नोड्स की, तो नोड्स आपको मिलेंगे हैं। ऑब्वियसली अगर आप एस, जितने ज़्यादा एस हो जाएंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जितने ज़्यादा एस हो जाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर टू न्यूक्लियस होगी। नियर, अब इसकी कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, ये 3D में होता है। आप इसे देख लो, आप इसे कहीं भी देख लो, आप इसे इधर से देख लो, एक्स में देख लो, वाई में देख लो, कैसे भी देख लो, एक्स देख लो, वाई देख लो, जेड में देख लो, कैसे, है ना। तो एक्स है, वाई है, जेड है, 3D में होते हैं ये। अब बाकी इनके अंदर 1s में कितने क्या होंगे, 2s में क्या होगा, 3s में क्या होगा, 4s में क्या होगा, ये क्या है? ये पहली सेल का एस है, ये दूसरी सेल का एस है, तीसरी सेल का एस है, चौथी सेल का एस है। कितने नोड्स होंगे, कितने एंगुलर होंगे, कितने स्फेरिकल होंगे, कितने एंगुलर होंगे, कितने स्फेरिकल होंगे, हम सब जान चुके हैं, अच्छे से जान चुके हैं। अब इसमें नोट्स हमने क्लियर कर लिए कि नोट्स के अंदर, क्योंकि एस 1s फिर 2s फिर 3s, इस तरीके से नोट्स हमारे आते चले जाएंगे। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हम टोटल नोट्स की बात करें तो ये सब इस पर डिपेंड करेगा, एंगुलर नोट्स या रेडियल नोट्स या स्फेरिकल नोट्स की बात करें तो स्फेरिकल नोट्स मतलब ऐसी खाली जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की 0 हो। एंगुलर नोट जो एंगल पर जितनी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो। फिर हम पी की बात करते हैं। चलिए पी पे आते हैं। पी आपका पी आपका डंबल शेप का होता है। देखिए आप ज़रा, पी डंबल शेप का है। पी में अगर ध्यान से देखें तो ये आपका, मान लीजिए हमने एक z एक्सिस पे ले लिया, एक x एक्सिस पे ले लिया, एक y एक्सिस पे ले लिया। पी आपका डंबल शेप का होता है। ये जो पी आपके डंबल शेप के ऑर्बिटल्स, हम लोग वहाँ पे वर्क कर रहे थे ना, तो उनके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये जो S है, P है, और आपका S आपका शार्प ले लेते हैं, P इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ये ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं, ठीक है ना बेटा। अब ये जो P शेल है ना, P शेल, जैसे S सब शेल है, हाँ, और इसका ऐसी ऑर्बिटल है, ये एस सबशेल है और ऐसी ऑर्बिटल है, और एस ऑर्बिटल होता है और वो इस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। और फिर हमने वो सब नोट्स की बात करी, सब कुछ किया है ना। फिर पी सबशेल की बात आती है। पी सबशेल आता है बेटा। तो पी सबशेल में बेसिकली 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक पी एक्स होता है अलोंग एक्स एक्सिस, एक पी वाई होता है और एक पी जेड होता है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इट हैविंग 3 ऑर्बिटल्स। पी सबशेल हैविंग 3 ऑर्बिटल्स, एफ सबशेल हैविंग 1 ऑर्बिटल। तो ये सबके सब डंबल शेप के होते हैं। डंबल आप सब लोग जानते हो, डंबल शेप के होते हैं। और ये जैसे इसका जो शेप आएगा ना, तो वो अलोंग एक्स एक्सिस पी एक्स हो जाएगा। ऐसे मान लो आपने इसे एक्स एक्सिस मान लिया, और अगर आप यू डंबल बना दें यहाँ पर, तो ये बेटा पी एक्स हो जाएगा। फिर आपने इसे पी वाई मान लिया और आप यू बना दें, और इसे अगर आप y मान रहे हैं तो ये पी वाई हो जाएगा। अगर आप इसे z मान रहे हैं और इसके अलोंग आप बना दें
तो ये बेटा पी जेड हो जाएगा। आप यहां देख ही रहे हैं, along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस आपने देखा, तो ये ऑर्बिटल आ गया px। अब ये p z के along अगर है, जैसे यहां पे देखिए ये z के along अगर है तो ये pz हो गया। अब अगर z के along है तो x और y प्लेन तो इसका नोडल प्लेन हो गया ना। तो अगर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर होती है इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये डंबल शेप में आया कैसे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने यहां पर एक डंबल का शेप ले लिया था, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी थी फाइंडिंग की, इस वजह से ये ऐसे आया, ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। अब कहां नहीं मिल रही थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं मिल रही थी, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं मिल रही थी। तो क्या हुआ बेटा, इसमें हमने कह दिया कि इसका एक्स वाई प्लेन जो है वो नोडल प्लेन है। अब हमने यहां से सीखा कि किसका कौन सा प्लेन क्या होता है, यानी अगर पी जेड है तो उसका कोई पूछ ले पी जेड का नोडल प्लेन क्या है, तो आप कहोगे एक्स वाई प्लेन। समझ गए? अब जब किसी इसी में हम बात कर रहे थे z एक्सिस डंबल x एक्सिस की, यानी ये देखिए ये आपने ये यहाँ पर x एक्सिस दिखाई है। अब y एक्सिस मान लीजिए, इसे आपने y एक्सिस मान लिया, मान लीजिए इसे आपने z एक्सिस मान लिया, है ना। अब देखिएगा ज़रा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है वो किसके अलोंग है? ये डंबल शेप लिया इसने और ये डंबल शेप लिया इसने। ये डंबल शेप आपका इस तरीके से लिया जा रहा है और ये px, ये px है बेटा, डंबल शेप अलोंग दी x एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको x एक्सिस के अलोंग मिली। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस के अलोंग मिल गई तो कहाँ नहीं मिली? बाई जेड। तो यहाँ के लिए क्या है, यहाँ का बाई जेड प्लेन एक px के लिए क्या हो गया? नोडल प्लेन है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना मिले। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप में बनते हैं कि अगर px है तो yz प्लेन नोडल प्लेन होगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसी तरीके से अगर आप देखें लिखने के लिए, अभी y एक्सिस के अलोंग ले लो इसी चीज़ को, आपने इसी चीज़ को y एक्सिस के अलोंग ले लिया डंबल को, और ये डंबल का मतलब कोई ऐसा नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शेप है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस फॉर्म में मिल जाए, बाकी अब क्या हुआ, z और x में नहीं मिल रही है, तो xz प्लेन क्या हो गया? यहां का xz प्लेन नोडल प्लेन हो गया बेटा। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लेन्स। सारे ऑर्बिटल्स को हम एक साथ कर दें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब वो तो आपके सामने चीज़ें दिखी नहीं है कि भाई आपका ये एक हो गया, फिर ये वाला दूसरा हो गया, है ना, फिर ये इस तरीके से ओवरलैपिंग सब एक दूसरे के ऊपर दिखाई देती है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ आपको मिलेगा फर्स्ट लेवल एस ऑर्बिटल। और इससे पहले कि हम इस पे जाएं, एक बार हम इसके डी के बारे में और समझ लेते हैं कि डी कैसे कैसे कहाँ कहाँ हो सकता है। इन्होंने पी के बारे में बता दिया। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल्सो डी। डी सबशेल है वहाँ पे। मान लीजिए जब डी सबशेल आती है तो उसमें क्या होता है, पीपीटी में कभी कभी कुछ रह जाता है। डी सबशेल है तो डी सबशेल के 5d ऑर्बिटल्स मिलते हैं बेटा। लाइक उसमें 5 ऐसे बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 होते हैं। इनमें से एक का नाम होता है dxy, दूसरा है dyz
तीसरा है डी जेड एक्स, चौथा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पांचवा है डी जेड स्क्वायर। इनके ऑर्बिटल्स को हम मानते हैं कि ये डबल डंबल शेप के होते हैं, डबल डंबल शेप के होते हैं। अब यहां थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। बाकी नोट्स और एंगुलर नोट्स और स्फेरिकल नोट्स वो सब तो आपको सब निकालना सिखा दिया, कर्व भी दिखाना बनाना सिखा दिया। अब हम बात करते हैं डी एक्स वाई की। अगर डी एक्स वाई है तो ये कैसा होगा और इसके नोडल प्लेन क्या होंगे। डी एक्स वाई बेसिकली एक्स वाई के प्लेन में होता है बेटा। एक्स वाई का जैसे मान लीजिए ये एक्स और वाई है और जेड आप सब जानते हो, तो एक्स वाई का प्लेन क्या होगा, ये होगा। ये डबल डंबल ऐसे बनता है इसका, तो ये डी एक्स वाई हो गया। अगर ये एक्स वाई के प्लेन में है और वहां पर 3D में प्लेन 3 मौजूद हैं, कौन कौन से, एक एक्स वाई है, एक वाई जेड है और एक जेड एक्स है। तो अगर डी एक्स वाई वाले प्लेन में मौजूद है तो फिर इन प्लेन में तो कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, इन प्लेन में तो कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन्स आर नोडल प्लेन्स। तो वाई जेड और जेड एक्स आपके नोडल प्लेन होंगे। किसके लिए, एक्स वाई के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरा ले लें, डी वाई जेड, अब क्या होगा, वाई और जेड प्लेन में है वो, वही डबल डंबल, एक डंबल ऐसे बना दो, एक डंबल ऐसे बना दो, तो ये वाई जेड में डी वाई जेड हो गया। तो अब इसके लिए नोडल प्लेन क्या क्या हो गए, इसके लिए नोडल प्लेन्स हो गए आपके एक्स वाई और जेड एक्स। जहां पर ये ना हो वहां पे मान लो भाई 3 प्लेन होते हैं, आप सब जानते हो एक्स वाई। अगर इसमें है तो इसमें नहीं होगा, इसमें है तो इसमें नहीं होगा, सिंपल। यहां पे हम एक और ले लेते हैं, कौन सा वाला, जेड एक्स तो ये हो गया। फिर वैसे ही डबल डंबल शेप। अब इसके लिए जेड एक्स में अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जेड एक्स प्लेन में तो किस में नहीं होगी, तो एक्स वाई और वाई जेड में नहीं होगी, तो इसके लिए एक्स वाई और वाई जेड नोडल प्लेन हो गए, है ना, सिंपल। अब आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में देखो ये एक अलग सी चीज़ है, एक्स और वाई के अलोंग होता है, ये प्लेन में नहीं होता बल्कि अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ये जो होता है ये वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में होता है। अब इसके नोडल प्लेन क्या है पता है, बहुत अच्छी सी बात है, इसके नोडल प्लेन्स होते हैं, क्योंकि ये तो इसी के अलोंग होता है ना, ये उसके प्लेन में नहीं है एक्स वाई के, ये एक्स वाई एक्सिस के अलोंग है। तो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसके नोडल प्लेन पता है क्या होंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इसके नोडल प्लेन से बेटा। तो ये पूरा मैंने डी के बारे में आपको पूरा बताया। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा और क्वांटम नंबर्स पे जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे। एक और देख लेते हैं, डी जेड स्क्वायर को देख लेते हैं।
मान लीजिए डी जेड स्क्वायर में बना रहा हूँ, डी जेड स्क्वायर ये तो है ही जो है। डी जेड स्क्वायर को ज़रा देखिएगा, स्पेस ये अलोंग जेड एक्सेस होता है पहली बात, और ये इस तरीके से सिंगल होता है ना, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी होती है, ये या तो वाई के अलोंग होगा या एक्स के अलोंग होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा ये वाई है कि एक्स है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक ऐसा घेरा होता है, सर्कुलर वो घेरा होता है, ये है ना, इस तरीके से एक सर्कुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का घेरा होता है इस प्लेन के साथ साथ। तो इस तरीके से इसका जो शेप होता है वो प्योरली डबल डंबल नहीं होता, डबल डंबल डंबल विथ सर्कुलर एनर्जी सर्किल। इसके जो नोडल प्लेन होता है ना, वो इसकी जो कोन्स हैं, इसमें नोडल प्लेन नहीं होते, बल्कि इसके नोड्स जो मिलते हैं ना, वो इसकी जो कोन का अपर एरिया होता है, कोन का अपर एरिया, वही इसकी नोड्स होते हैं। ये जो कोन है यही इसका नोड होता है। इसी तरीके से फिर एफ सबशेल होती है। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और उनके जो शेप्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंसीडर किए जाते हैं। उनमें नाम बहुत सारे होते हैं, एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड एक्स स्क्वायर। ये सब तरह से आपने समझा कि कौन कौन सी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, किस तरीके से क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वांटम नंबर्स।